हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। किसमें कितना है दम। अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा, आप अपने आप को जांचिए और वैसे ही तैयारी करिए। तो कितना आप पढ़े हैं, कितना आपके क्वेश्चन छूट रहा है, ये आज हम लोग बहुविकल्पी में सारे प्रश्नों का जवाब मांगेंगे। और फटाफट सभी लोग हो जाओ तैयार। देखते हैं किसमें कितना है दम, फटाफट जवाब देंगे। और आपके पास होगा चैप्टर नंबर 1 का बहुविकल्पी। ऐसे बारी बारी से सभी चैप्टर को मैं PDF के फॉर्म में आपको चेक करने के लिए, या आपने अभी तक क्या पढ़ा क्या छोड़ा, इसको सभी को कवर करना है। अगर जो बच्चा नहीं कर पा रहा क्वेश्चन, वो हमारे 8 बजे लाइव क्लास में ज़रूर जुड़ेगा। और हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट जवाब देना है। देखते हैं किसमें कितना दम है। और क्लास को एक बार तेज़ी से शेयर कर देंगे। ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर बा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग क्लास को एक बार तेज़ी से शेयर करेंगे, और जो बच्चे नए आएंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। 8 बजे प्रतिदिन हमारी क्लास चलती है। आज हम लेकर के आए हैं आपके बहुविकल्पी, तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे और क्वेश्चन का जवाब देंगे। चलिए स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आवृतबीजी पौधों, देख लो, आवृतबीजी पौधों में पुंकेसर क्या कहलाता है। अभी मैं जीव विज्ञान का रिवीजन बैच महाकुंभ लेकर के आया हूं, और उसमें सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 5 नंबर का, 3 नंबर का, और साथ ही साथ 1-1 नंबर वाले, 2-2 नंबर वाले सभी क्वेश्चन को मैं उसमें हल कराता हूं। तो 8 बजे आप जुड़ना ना भूला करें। 8 बजे प्रतिदिन आपकी क्लास चलती है। तो चलिए, आवृतबीजी पौधे में पुंकेसर होता है, क्या होता है? मादा जनन तंत्र, नर जनन तंत्र, का खा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। बहुत सिंपल सा जवाब होगा, नर जनन तंत्र होता है सर, एकदम सिंपल जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपके पास क्या है। एक प्रारूपी, देखना ध्यान से, एक प्रारूपी आवृतबीजी पौधों में, एक प्रारूपी आवृतबीजी परागकोश में लघु बीजाणुधारियों की संख्या कितनी होती है जी। कितना सिंपल से क्वेश्चन है। कई बार ये पूछा गया है, 2019 में भी पूछा गया है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, 2023 में पिछले बार भी पूछा गया। तो कितनी होती है? 4, एकदम याद रखना, 4 ही होती है, 4 याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, प्रतिमुखी कोशिका वह होती है जहाँ जो उपस्थित होती है, प्रतिमुखी कोशिका अर्थात एंटीपोडल्स सेल की बात किया है। और मैं हर क्वेश्चन का जवाब, कौन सा क्वेश्चन कैसे आता है, इसको 8 बजे रिवीजन बैच में आपको दे रखा है। सारे क्वेश्चन के जवाब, कौन सा क्वेश्चन आता है, कहाँ पे क्वेश्चन बनता है। तो आप 8 बजे भी ज्वाइन किए रहे क्लास में, और इसका जवाब दीजिएगा। प्रतिमुखी कोशिकाएं एंटीपोडल्स वह होती है जो उपस्थित होती, किधर की ओर स्थित होती है, निभागी छोर की ओर, अंड द्वारी छोर, मध्य में, इनमें से कोई नहीं। निभाग जहाँ पाया जाता है उधरी होती है, सभी को मैंने आपको बताया था। ऐसा क्यों? उसके एल्यूशन यानी विकास से विकसित होकर के वो निभाग की ओर होती है। अच्छा, बीजांड द्वार की तरफ जो होती है वो कौन सी होती है? बीजांड द्वार की तरफ जो होती है अंड उपकरण या एग ऑपरेटस होती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं या कोशिकाएं सभी प्रकार के भ्रूण में पाई जाती है। कितना सिंपल है, सभी प्रकार के भ्रूण में पाई जाती है। तो इसमें से ऑप्शन है सहकोशिका, सहकोशिका माने सहायक कोशिका, अंड कोशिका, सिंपल सा, प्रतिमुखी कोशिका, यानी सभी होती है। तो सभी में टिक नहीं मानना है, ये सभी इसमें टिक मानना है आपको, ठीक है, कि ये सभी होती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत बार पूछा जा चुका है, जौ के 100 दाने बनने के लिए अर्धसूत्री की आवश्यकता होती है। कितने अर्धसूत्री की आवश्यकता होगी? तो इसमें हो जाएगा 125। अच्छा, 125 वाला जो क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको कई बार जवाब भी दे चुका हूँ, इसको डिटेल से भी पढ़ाया हूँ।
और इस चैप्टर नंबर 1 का आप लोग डिटेल से अगर पढ़ना चाहें तो वीडियो पड़ी है, वहाँ पे जा कर के आराम से देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुभुणता की खोज किसने किया? जल्दी बताइए, बहुभुणता की खोज किसने किया? और इसके एग्जाम्पल क्या है जी? संतरा, नींबू, बहुभुणता, ऐसे फल जिसमें बहुत सारे बीज होते हैं उसे हम लोग कहते हैं बहुभुणता ना। अच्छा, इसकी खोज किसने किया था? इसकी खोज किया था एंटोनी वान लीवेनहॉक। तो पहला आपका सही हो जाएगा, एंटोनी वान ने किया था। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा? नींबू अर्थात संतरा, और संतरा होता है जिसमें बहुत सारे बीज होते हैं। चलो आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय भूण विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन उल्टा भी पूछ सकता है, ऐसे घुमा करके, भारतीय भूण विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है या जनक किसे कहा जाता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो भारतीय भूण विज्ञान के जनक या पिता किसे माना जाता है? जवाब होगा आपका प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी, ये आंसर इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड वृत्त जुड़ा होता है उसे कहते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, परंतु इसके पूरा डिटेल मैंने आपको बताया है और इसके डायग्राम भी बना करके आपको समझाया कि कौन भाग किधर है और कौन किससे जुड़ा हुआ है। तो आप महाकुंभ वाला जो रिवीजन बैच चल रहा है उसको आप देखेंगे तो आपको एग्जैक्ट सभी पता चल जाएगा। हो सकता है क्वेश्चन घुमा दे, इधर उधर कर दे कि निभाग किधर पाया जाता है, ठीक है, तो वैसे आपको बताना पड़ेगा। तो इसका सीधा सा जवाब होगा नाभिका जी। जी, हाइलम होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। परिभ्रूणपोष अवशेष है, किसका अवशेष है जी? किसका अवशेष है? बीजांड काय का। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आप हल करते रहें। आज जांच लीजिए किसको कितना इसमें से आ रहा है, उसी तरह से आपको तैयारी करना है अच्छे नंबर पाने के लिए। तो बीजांड काय का एक जो है परिभ्रूणपोष अवशेष होता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। परागनली, ध्यान से देखना, परागनली का अध्यावरण द्वारा बीजांड में प्रवेश कहलाता है। अच्छा, अध्यावरण द्वारा बीजांड में प्रवेश कहलाता है, ठीक है, बताइए। ये मीसोगैमी कहलाता है। मीसोगैमी निभागी युग्मक, अंड द्वार प्रवेश या दोनों, इसमें तो है नहीं, मीसोगैमी होता है। तो इसमें से ये आंसर आपका सही हो जाएगा। देखो, परागनली का अध्यावरण द्वारा बीजांड में प्रवेश अगर निभाग द्वारा आ रहा है तो निभागी युग्मन कहते हैं। तो निभाग द्वारा आ नहीं रहा, अध्यावरण आ रहा है। अंड द्वार प्रवेश उधर से जा नहीं रहा, तो ये भी नहीं होगा। तो इनमें से ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक आवृत्त बीजी में 400 परागकणों को उत्पन्न करने के लिए कितने अर्धसूत्री की आवश्यकता होगी? अच्छा देखो, इसमें बीज नहीं पूछ रहा है जी, इसमें ये पूछ रहा है कि 400 परागकण बनने के लिए कितने अर्धसूत्री होगा। तो एक अर्धसूत्री में 4 परागकण बनते हैं, कितने भाई? 4। तो कितने अर्धसूत्री होंगे कि 400 बनेंगे? तो हम कहेंगे बहुत सिंपल है सर, 50 अर्धसूत्री होंगे तो 400 बन जाएंगे। अरे भाई, एक पे 4 बनता है, एक अर्धसूत्री में 4, एक अर्धसूत्री में 4, तो 50 अर्धसूत्री में सीधी सी बात हो जाएगा 5 चौक 20 यानी 400। एकदम सिंपल है यार, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द्विनिषेचन का तात्पर्य क्या है? कितना सिंपल सा, द्विनिषेचन का क्या तात्पर्य है? दो निषेचन किसे कहते हैं? दो नर युग्मकों का अंड कोशिका के समीकन, गलत बात। फिर एक नर युग्मक का अंड कोशिका से तथा दूसरे का द्वितीयक केंद्रक से समीकन, एकदम सही बात है ना, एकदम सही बात। तीसरा है एक नर युग्मक का अंड कोशिका से, दूसरे का सहायक कोशिका या सिनर्जिक सेल से, गलत बात, सहायक कोशिका से मिलती ही नहीं है। दो
नर युग्मकों का आपस में जुड़ना, अरे आपस में जुड़ेगा तो भैया मेल फीमेल गैमेट कभी फ्यूज नहीं होगा, तो इसका दूसरा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 200 लघु बीजाणुओं के निर्माण। अच्छा बच्चों, लघु बीजाणु का मतलब परागकण ही होता है भाई, कन्फ्यूजन नहीं होना। लघु बीजाणुओं के मतलब होता है परागकण, में बताया भी हूँ। के निर्माण के लिए प्रक्रियात्मक लघु बीजाणु मात्र कोशिका में कितने अर्धसूत्री होंगे? तो 200 लघु बीजाणु बनने के लिए कितने अर्धसूत्री की ज़रूरत होगी? फटाफट बताइए। 200 के लिए कितने अर्धसूत्री होगा? अच्छा इसमें होगा 50। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना है, दूसरे में 400 बन रहा था ना, तो वहाँ पे 100 होगा। हेलो बच्चों, यहाँ पे देखना, इसमें 100 होगा, इसमें 100 होगा, ठीक है, क्योंकि एक में 4 बनता है, तो अगर एक में 4 बनेगा तो 4 मतलब 400 बनने के लिए 100 अर्धसूत्री होगा। ये बात फोकस करना, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक, और इसमें 200 में, अरे भाई इतना सिंपल से समझिए कि हम जितने लघु बीजाणु होते हैं उसको 4 से भाग दे दो, बस हो गया, ऐसे समझो, सिंपल, ठीक है। 200 है, 4 से भाग दोगे, 4 पंचे 20, 50, ठीक है। अगर 4 से पूछ रहा है, 400 लघु बीजाणु बन रहे हैं, तो इसको 4 से भाग दे दोगे, ठीक है, 100, एकदम सही है ना भाई, 100 आ जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे है एक प्रारूपी आवृतबीजी भ्रूणकोश है, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हुआ। भ्रूणकोश परिपक्व होने पर क्या होता है? भ्रूणकोश, ना कि पोष दूसरा होता है, कोष दूसरा होता है। तो फटाफट बताएंगे इसका आंसर। देखिए क्या होगा जी, इसमें 4 ऑप्शन है, का, खा, गा, घा, ठीक है। तो एक आवृतबीजी भ्रूणकोश में कितने होते हैं? 7 कोश, 7 केंद्र की 8 कोश की। गलत बात है सर, ये तो होता ही नहीं। 7 कोश की गलत बात, ठीक है। 8 केंद्र की 7 कोश की, 8 केंद्र की 7 कोश की, यही सही हो जाएगा, और ये गलत हो जाएगा, ठीक, एकदम सही। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साल्विया में परागण होता है। अरे याद कर लो यार, अंजीर और साल्विया को एकदम से याद कर लो कि इसमें कीठी परागण होता है। अंजीर और साल्विया बार बार पूछा जाता है, ठीक है, एकदम से। अंजीर का पौधा और साल्विया में बार बार कीट परागण, बस हो गया। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। और ये क्वेश्चन हमारा कहाँ गया भाई, कहाँ गया, ये देखो अगला क्वेश्चन हमारा है, एक ही पादप के पुष्प के परागकणों का उसी पुष्प के, देखना, एक ही पौधा के एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण कहलाता है। देखो इसमें सजाती होगा, सजाती इसलिए होगा, ये पूछ रहा है कि एक ही पौधा है और उसमें एक पुष्प का परागकण उसी पौधे के लगे दूसरे डाली में अगर गिरता है तो उसे हम लोग सजाती परागण कहते हैं। ये वास्तव में ऐसे पूछ रहा है, बच्चे को समझ में नहीं आएगा। एक ही पादप के पौधा, एक ही बताया, के पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र या स्टिग्मा तक स्थानांतरण कहलाता है, सिंपल है। तो इसका आंसर होगा सजाती, ये सजाती पूछ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निभाग पाया जाता है, कितना सिंपल है, परागकण में पाया जाता है निभाग किस में पाया जाता है? भ्रूणकोश में ना, भ्रूणकोश में। तो निभाग पाया जाता है परागकण में, तो गंदी बात, परागकण में होता ही नहीं है ना भाई, परागकण में निभाग नहीं होता है, बीजांड में होता है, बीजांड में होता है। निभाग कहाँ पाया जाता है भाई? निभाग कहाँ पाया जाता है? बीजांड में ना। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। और बीजांड के अंदर होता है भ्रूणकोश, इसी के अंदर भ्रूणकोश बनता है, ठीक है, भ्रूणकोश।
ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अच्छा, भ्रूण पोष जो लिखा है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। जब भ्रूण कोष होता है उसमें दोहरा निषेचन होता है, तब भ्रूण पोष बनता है, तब बनता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें कीट परागण होता है? सिंपल देखो यार, एकदम सिंपल। ठीक है, एकदम सिंपल होगा। ठीक, एकदम अंजीर, मैंने आपको बताया था अंजीर। अच्छा, गुड़हल भी हो सकता है। ठीक है, अंजीर और गुड़हल समझ लेना, इस जल परागण है। ठीक है, चलो आगे की ओर चलते हैं हम लोग फटाफट। पुष्पी पादप का कौन सा भाग अगुणित है? देखो यहाँ पे मिस्टेक। ठीक है, पुष्पी पादप का कौन सा भाग अगुणित है? जड़, गलत बात, ये तो दो ही गुणित होता है सर, है ना। पत्ती, गलत बात, ये भी द्विगुणित होता है। युग्मनज, ये भी द्विगुणित, 2n नंबर होता है, n मिल करके, यही n नंबर का होता है, अर्थात ये हो जाएगा ग नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन कहता है आवृतबीजी पादपों में पुष्प के नर जननांग को कहा जाता है? फटाफट जवाब दीजिए। आवृतबीजी पौधों में पुष्प के नर जननांग को क्या कहते हैं भाई साहब? जल्दी बताओ यार, सारा क्वेश्चन मैं हल करवाया हूँ। अगर आप महाकुंभ वाला बैच में ज्वाइन हो जाओ तो एकदम हर एक टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछता है, 3 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, सबको डिटेल से बताया कि यही पूछ सकता है, उसके अलावा नहीं पूछेगा भाई, उसके अलावा नहीं पूछेगा। कंफर्म बता रहा हूँ, उसके अलावा नहीं पूछेगा। मैं ऑनलाइन ही कह रहा हूँ आपको, उसके अलावा नहीं पूछेगा। बस जो क्वेश्चन बताया जा रहा वही पूछेगा और आपको उतना ही पढ़ना है। ठीक है, जितना बता दिया जाए ये आएगा, ऐसे पूछता है, बस आपको उतना ही रटना है, बस हो गया। पूरा 70 में 70 की गारंटी। तो ये पुमंग हो जाएगा जी, है ना, पुमंग हो जाएगा, पहला ऑप्शन पुमंग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फटाफट देखना। अमर बेल, ओ माय गॉड, चलो देखो, अमर बेल होती है। अमर बेल का तो नाम सभी लोग सुने होंगे, सभी लोग सुने होंगे ना जी। अमर बेल होती है, अमर बेल जानते हो? अमर बेल पौधों में पाई जाती है जिसमें जड़, तना, पत्तियां नहीं होती है, लेकिन वो कैसे होती है? किसी भी पौधे से वो अपना क्या करती है, पोषण देने के लिए उसमें सैकड़ होते हैं, उसको प्रवेश करके उससे ले लेती है। तो इसमें सबसे होगा पूर्ण तना परजीवी, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पूर्ण तना परजीवी। ठीक है, पूर्ण तना परजीवी इसका पहला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आवृतबीजी पौधे का भ्रूणपोष होता है, कैसे होता है? भ्रूणपोष अभी मैंने बताया, भ्रूणपोष कब बनता है? भ्रूणकोष में डबल फर्टिलाइजेशन के बाद, दोहरा निषेचन के बाद बनता है। तो इसका आंसर क्या होगा? त्रिगुणन, उसमें त्रिगुणन होता है। देखो ऐसे होता है, ऐसे यहाँ पे 1 2 3 एंटीपोडल्स होते हैं और यहाँ पे बिचवा में 2 ध्रुव होते हैं और एक जो है यहाँ से एक वाला आता है और यहाँ पे समेकन कर जाता है, 3n बनता है और यही बनता है इंडोस्पर्म। ठीक है, इंडोस्पर्म यही बनाता है, तो इसे त्रिसूत्रण या 3n नंबर के नाम से जानते हैं। ठीक, अगला देखो, दोहरा निषेचन होता है, किस में होता है? शैवाल में, कवक में, किस में होता है? दोहरा निषेचन एक सबसे बड़ा खूबसूरत चीज़ है जो किस में होता है? आवृतबीजी पौधों में ही होता है, इस बात को याद रखना। आवृतबीजी में होगा, इनमें किसी में नहीं होता है, इतना याद रखना। ठीक है, चलिए अगला स्थान, बीजांड यानी ओविल का वह स्थान जहाँ बीजांड वृत्त यानी फैंकिल जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? 24 क्वेश्चन। अभी ये क्वेश्चन आया था, अभी ये क्वेश्चन आया था, तो कौन सा हो जाएगा? बीजांड वृत्त का वह स्थान जहाँ बीजांड वृत्त जुड़ा होता है ओविल का, उसे हम लोग नाभिका के नाम से जानते हैं। किसके नाम? नाभिका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जल परागित पादप का नाम बताइए। जो जल परागित पौधे हैं उसका नाम बताइए, फटाफट बताइए। देखो हाइड्रिला, और इसमें वायलेसनेरिया भी आता है, वायलेसनेरिया या हाइड्रिला, 2 आता है। अच्छा, इसमें से क्वेश्चन भी पूछता है कि जल परागण पुष्प का या पौधे का नाम बताइए, ऐसे भी पूछ लेता है, तो सिर्फ नाम लिखना होता है। तो हाइड्रिला और वायलेसनेरिया। अच्छा, एक समुद्री है जी, समुद्री भी एनसीईआरटी ने दे रखा है, समुद्री है जोस्टेरा। ठीक है, कौन सा है? जोस्टेरा, जोस्टेरा। अच्छा, एक बात समझिए,
कमल भी पानी में ही होता है, लेकिन उसमें जल परागण नहीं होता है, ये भी आपको समझना। और वाटर लिली का भी एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने रखा है ना, उसमें भी या तो कीट परागण या तो वायु परागण होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा कूट फल है, यानी असत्य फल है, जो फल होता नहीं। अच्छा, फल किससे बनता है? फल जो होता है ओवरी या अंडाशय से विकसित होता है, लेकिन अगर उसमें बहुत सारे भाग पार्टिसिपेट करते हैं तो उसे कूट फल कहते हैं, तो वो होता है सेब, असत्य फल माना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा, भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? अच्छा, भ्रूणपोष में हमको पता है 3n, 2n से मिलकर 3n बनती है, तो गुणसूत्रों की संख्या ये 3n होगी। अब उसी हिसाब से ये क्वेश्चन घुमा सकता है कि किसी पौधों में मान लो 15 युग्मक में 15 को मतलब जो है क्रोमोसोम है, तो भ्रूणपोष में कितना होगा? तो n बराबर 15 है तो 3n बराबर 45 हो जाएगा। सिंपल सिंपल सिंपल। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन घुमा सकता है कि एक पौधे में 30 क्रोमोसोम है, एक पौधे के जड़ में या पत्ती में 30 क्रोमोसोम है, तो उसके भ्रूणपोष में कितना होगा? तो 45 होगा, क्योंकि n निकाल लेंगे तो आप बता देंगे कि कितना होगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कूट फल है? वही है, सिंपल सा सेब है। सेब, ये तो हम लोग जानते हैं, सर, ये तो हम लोग जानते हैं, है ना, सेब होगा। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हर बार चेक करेंगे। ऐसे छोटे छोटे जो क्वेश्चन हैं एक नंबर का बहुविकल्पी, मैं ऐसे PDF के फॉर्म में लाता रहूँगा। तब तक आप जुड़े रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। और एक बात समझ लीजिए, जो महाकुंभ का बैच चल रहा है उसमें मैं डिटेल से पढ़ाता हूँ और पूरा क्वेश्चन बताता हूँ। भाई इस चैप्टर में ये क्वेश्चन आएगा, इस चैप्टर में ये क्वेश्चन आएगा, प्रत्येक चैप्टर का 1, 2, 3 चैप्टर, हर चैप्टर मैं बताता हूँ। इसमें से ये 5 नंबर वाला भी क्वेश्चन बताता हूँ, उसको लिखना कैसे है, 3 नंबर वाला भी बताता हूँ। ठीक है, 1 नंबर वाला कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है और वही पूछा जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो हमारे साथ जुड़े हैं 70 में 70 पाने के लिए, वादा है, एकदम गारंटी है, 70 में 70 दिलाएंगे। ठीक है, लव यू सभी को, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू, हंसते रहो, पढ़ते रहो और मुस्कुराते रहो। ऐसे ही वीडियो